कोजल फैक्टर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मनोविकलता के कारण, किन किन कारणों से व्यक्ति में मनोविकलता की शुरुआत होती है, स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत होती है। तो प्रीवियस वीडियो है आपकी, उसमें इस कोजल फैक्टर्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द प्योर फैक्टर्स दैट लीड टू द स्किज़ोफ्रेनिया। हम उन शुद्ध कारकों की, उन कारणों की बात करेंगे जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जन्म लेता है, उसकी शुरुआत होती है। पहला फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक। जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, अनुवांशिक कारक क्या होते हैं? आपको पता है कि हमें अपने माता पिता से कुछ गिफ्ट मिलते हैं। क्या होते हैं वो? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के, 46 क्रोमोसोम्स। 23 हमें माता से मिलते हैं, 23 हमें पिता से मिलती है। माता पिता से जो चीजें हमें उपहार में जो मिल रही हैं, वो ये तय करती हैं कि हमारा जो विकास होगा, उनकी एक वो लिमिट तय कर देती है। अब उस लिमिट के अंदर रहकर ही हमारा विकास संभव हो पाता है। उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो वातावरणीय कारक हैं, वो भी हमारे विकास पर एक महत्वपूर्ण सार्थक असर डालते हैं। लेकिन ये बात कुछ और है कि वो असर जरूर हमारे ऊपर डालते हैं, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो लिमिट्स है, वो पहले से तय हो जाती है। वो माता पिता आपको तय करके ही भेजते हैं। तो उन गिफ्ट में कई बार इस प्रकार के उपहार भी हमें मिल जाते हैं जो कि हमें ना द्वारा होते हैं, लेकिन जीन के रूप में मिला हुआ गिफ्ट हम, हमारे पास ये अधिकार नहीं दिए नेचर ने कि हम उसको स्वीकार करें या स्वीकार करें। इनफैक्ट हम विकसित होते हैं उन जीन के कारण। तो जब उनमें कोई ऐसी जीन, ऐसी क्रोमोसोम या ऐसा फैक्टर हमें मिल जाता है कि माता पिता को भी किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया था, तो उस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पता कैसे चलता है? अब हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि हम ये बता दें कि इस माता पिता में एक स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे में भी स्किज़ोफ्रेनिया ये आएगा। कोई यंत्र हमारे पास नहीं है। तो क्या होता है, रिसर्चर्स ने अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की है। एक उन्होंने बताई थी, पहली टेक्निक जो दिखा रखी इसमें मैंने, ट्विन स्टडीज। जो जुड़वा भाई बहन होते हैं उनके ऊपर अध्ययन किया गया है। अब वो ट्विन स्टडीज होती क्या है? ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। एक एग के, फर्टिलाइज्ड एग के दो टुकड़े हो जाना, दो टुकड़े में बट जाना और दो अलग अलग बेबी का विकास होना, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं कि दो एग, अलग अलग एग हैं माता के गर्भ में और दोनों अलग अलग फर्टिलाइज हुए हैं, उनको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। वो जो बच्चे होते हैं उनकी जरूरी नहीं है कि शक्ल मिलती है और नहीं भी मिलती। वो इस प्रकार से हैं कि दो बच्चे जो है एक साथ पलते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। अब इन सब की स्टडी की गई है। स्टडी करने के बाद ये पाया गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके अंदर 60 to 75% चांसेस होते हैं, अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेरेंट्स उसके हैं तो उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया के विकास हो सकता है, उनसे वो ग्रसित हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में, फ्रेटर्नल ट्विंस में 10 से 15% चांस होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सामान्य जनता है उनसे 30 गुना ज्यादा आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की डेवलपमेंट होने की चांसेस ज्यादा होती है। फिर उन्होंने अलग तरह की रिसर्च करके पता लगाया गया है कि उन मदर्स को ढूंढा गया, उन माताओं को ढूंढा गया जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था। फिर उनके बाद उन माताओं ने उन जिन बच्चों को जन्म दिया, तो उन बच्चों को उनकी मां से दूर रखकर पाला गया, क्योंकि जेनेटिक्स तो कहती है कि अगर मां में स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना है।
ये बात कब प्रूव हुई? इस बात से कि उन बच्चों को मां से दूर रखकर पाला गया। दूर रखने का मतलब यहाँ पर ये है कि उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिक इन्वायरमेंट से, क्योंकि मदर अगर स्किज़ोफ्रेनिक है तो वैसे ही लक्षण दिखाएगी, वैसे बिहेव करेगी, तो उस बच्चे को जन्म होते ही उस मां से अलग कर दिया गया, उनसे अलग पाला गया। लेकिन उसमें भी ये पाया गया कि उन बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनके होने की संभावना दूसरों बच्चों से ज्यादा पाई गई। अब हम मां से अलग क्यों किया गया? कि स्किज़ोफ्रेनिक इन्वायरमेंट का उस बच्चे पर असर ना पड़े। कोई कह सकता था कि मां के साथ में पाला गया है तो भाई ये तो मां को स्किज़ोफ्रेनिया था, तो मां स्किज़ोफ्रेनिक बिहेवियर करती थी तो बच्चे ने वो सीख लिए उससे, इसलिए बच्चा भी ऐसे करने लगा। इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया? पहले से उनको अलग किया, अलग से पाला गया। पालने के बाद जब उनकी फिर से स्टडी की गई तो इट वाज फाउंड दैट दे आर प्रोन टू स्किज़ोफ्रेनिक, मतलब वो स्किज़ोफ्रेनिया उनको होने की संभावना ज्यादा थी। इसका मतलब क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक मदर से उसने जन्म लिया था तो उसके अंदर संभावना ज्यादा हो गई। ये रिसर्च भी प्रूव करती है कि जेनेटिक्स भी एक कारक है स्किज़ोफ्रेनिया का। तीसरी प्रकार की स्टडी हुई, दैट वाज द फैमिली स्टडी। पूरे परिवार को एक यूनिट मानकर उनका अध्ययन किया गया कि जिन लोगों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया है उनके परिवार में कितने लोगों को है, और वो है तो क्या उस परिवार में पले हुए जो बच्चे हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है? तो पाया गया हाँ, उनको भी औरों के कंपेयर करते हैं जब, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस ज्यादा पाए। तो ये तीन स्टडीज, ट्विन स्टडीज, children react apart from the schizophrenic mothers, global studies and the family studies prove that the genetic factors plays an important role in schizophrenia. Next factor, psychological factors, मनोवैज्ञानिक कारक। तो रिसर्च ये बताती है कि छोटी उम्र में ही, बचपन में ही या किशोरावस्था में लगा लो, किशोरावस्था में कच्ची उम्र होती है, अगर किसी व्यक्ति को कोई इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका हुआ है, मतलब उसको मानसिक रूप से ऐसा आघात पहुंचा है, सामूहिक रूप से आघात पहुंचा है जो उसके मन में एक तरह की भय और आशंका को जन्म दे गया है, ऐसे लोगों में भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना ज्यादा होती है। प्रोवाइडेड वो जो ट्रॉमा है, साइकिक जो घटना है, वो व्यक्ति को अंदर तक हिला दे। तो क्या है, इस टाइप के ट्रॉमास, इस टाइप की घटनाएं, इस टाइप के आघात जो व्यक्ति को अंदर तक छू जाते हैं, उनके कारण भी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति उस कंपन को, उस समय जब उसके साथ घटना घटी थी तो उसके शरीर में एक कंपन सी हुई थी, उसको वो जीवन भर साथ लेकर ढोता रहता है। आपके कंधे पर अगर मैं हमेशा के लिए पत्थर बांध दूं, यहां पर चाहे पत्थर का वजन 10 ग्राम हो या 100 ग्राम, कुछ दिन बाद वो पत्थर भी आपका घाव कर देगा। इतना बड़ा ट्रॉमा व्यक्ति लेकर हर कदम, हर समय, सोते जागते, जब भी आप जाओगे उसको साथ लेकर व्यक्ति रहता है, तो क्या होगा? वो वही ट्रॉमा आपके मानसिक विकारों का कारण भी बन सकता है और वो मनोविदलता को भी जन्म दे सकता है। पैथोजेनिक पेरेंट चाइल्ड एंड फैमिली इंफ्लुएंस, वेरी फनी थिंग। कमाल की बात है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में कभी भी ये प्रश्न आया ही नहीं कि हमारे माता पिता और बच्चों में इस प्रकार से कुछ ऐसे संबंध होंगे जो इतने डिसीज्ड होंगे, जिनसे बीमारियां, जिनसे विकार उत्पन्न होंगे। क्यों नहीं आया भारतीय संस्कृति में? क्योंकि भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, उसको साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया, लेकिन उसके मतलब कुछ और निकाल दी गई। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं,
अगर आप गहराई से जाने, वर्णाश्रम की बात करें, 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, मतलब एक जिंदगी का चौथा हिस्सा ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर अगला हिस्सा गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। ये एक साइकिल बनी गई थी, ये एक ताना बाना बुना गया था विज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, वो सब बिखर गया। चलिए उसकी बात हम करते हैं अब, क्योंकि हम भी पाश्चात्य सभ्यता से पूर्ण रूप से प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब हमसे प्रभावित हैं तो हमारे रिश्ते भी प्रभावित है माता पिता से, माता पिता भी पाश्चात्य से प्रभावित है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के बीच में और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो अगर पैथोजेनिक हो, डिसीज्ड हो, विकृत संबंध हो, क्या होगा? विकार उत्पन्न होने ही है। उधर विकार उत्पन्न होने की संभावना कम है, किधर? माता पिता की तरफ, क्योंकि वो परिपक्व हो चुके हैं, उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को देख लिया है। लेकिन जो बच्चों ने है, अभी वो जीवन की उस गंगा में कदम रख रहे हैं। तो क्या होता है, जब रिलेशंस खराब होते हैं तो उनका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पर अधिक होता है, क्योंकि तकाजा होता है, कच्ची उम्र का तकाजा होता है, और मस्तिष्क कॉग्निटिव सिस्टम उनका इतना वेल डेवलप नहीं होता, उनको इतना जीवन का अनुभव नहीं होता है कि छोटी छोटी बातें भी उनको चुभ जाती हैं। और क्या होता है कि जब रिलेशनशिप होते हैं माता पिता और बच्चों के बीच में, वो खराब होने के कारण बच्चे के अंदर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसमें एक पहलू और भी है, वो समझना आपको जरूरी है कि माता पिता और बच्चे के बीच में संबंध के साथ साथ माता पिता आपस में भी अगर संबंध खराब है और बच्चा उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, माता पिता रोल मॉडल है ना, छोटे बच्चे के पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। जब वो बच्चा उनको देख रहा है इस प्रकार की हरकत करते, लड़ते झगड़ते, या उनके किस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं, बच्चा वैसे ही सीखता है। बच्चा तो इमिटेशन से सीखेगा ही, ऑब्जर्व करके सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा ने भी प्रूव करके दिखाया था बोबोडोल के एक्सपेरिमेंट से। और भारत में बहुत पहले का गीता में इसका एक श्लोक है, कृष्ण कहता है अर्जुन को कि तू ऐसा काम करेगा तो जो दुनिया तुझको फॉलो कर रही है, जो लोग तुझको देखकर स्वयं वैसा आचरण करते हैं, तुझे रोल मॉडल मान रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर तू युद्ध से भाग गया, अपने कर्तव्य से भागा, तो वो पहले भाग जाएंगे। इमिटेशन। तो यहां पर यही बात है कि माता पिता का भी अगर आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उन बच्चों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। साइंस कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि फॉल्टी लर्निंग एंड एक्सैजरेटेड डिफेंसेस, जो हम सीखते हैं अगर वही विकृत है, और जो डिफेंस है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, रक्षा क्या हो, युक्तियां क्या होती है? आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। मुझे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। वो लोमड़ी क्यों कहती है कि अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि उसने कोशिश की उनको पाने की, वो नहीं पहुंच पाई। जब वो नहीं पहुंच पाती है तो उसके ईगो को, उसके अहम को चोट पहुंचती है कि मैं उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। तो फिर उस ईगो को कौन समझाएगा? उसके मान लीजिए उसके कोई साथी आ जाए, फ्रेंड आ जाए घूमता फिरता, दूसरी लोमड़ी आ जाए, वो पूछे उससे कि ये अंगूर खाए तूने? कहते हाँ मैंने खाए, बहुत खट्टे हैं, ये मत तोड़ना इसको। क्या है वो? इट्स ए काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। हम अपने अहम को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए कुछ रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगर हम उन रक्षा युक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू कर दे, ये सिगमंड फ्रायड ने बात की है डिफेंस मैकेनिज्म्स की, ज्यादा इस्तेमाल करना हम शुरू कर दें तो क्या होता है, हर चीज के प्रति हम अपनी रक्षा युक्तियां शुरू कर देते हैं। तो ये तय है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक विकार की तरफ बढ़ता है, और ज्यादा संभावना उसमें यह है कि व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है। अगला पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव सोशल रोल्स एंड इंटरपर्सनल पैटर्न्स। फिर वही बात यहां पर आ गई कि सामाजिक जो भूमिकाएं हैं हमारी, वो विकृत हो चुकी है। चाहे टीचर आप ले लो, पेरेंट्स आप ले लो,
विद्यार्थी है, सामाजिक जिम्मेदारियां जहां पर है, वो कितना विकृत हो गया है माहौल। तो अब इस माहौल में, विकृति के इस माहौल में क्या होता है, विकृति के माहौल में और गहरी विकृति जन्म लेती है। विकृति भी आप बताएं कि वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से जैसे आप कपास को ऊपर आप पानी डालते जाओगे तो उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, तो विकृति भी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है। और अगर विकृति बढ़ती है तो क्या होता है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, तो विकृति की एक खास अंदाज है, खास उसका एक बिहेवियर है, वो जो आसपास में मिलता है उसको पकड़ती रहती है और उसके अंदर समाती जाती है। फिर क्या होगा, उन लोगों को विकृति होगी। जब व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से विकृति उत्पन्न होती है तो किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, और वो क्या दिखाता है, फिर वो मानसिक विकार से ग्रसित होने के लक्षण दिखाने लगता है। और यही बात इसमें कह रहा है। जब हम अपने सामाजिक जो हमारा व्यवहार करते हैं उसमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, या दूसरों की समाज में क्या भूमिका है उसको हम समझ ना पाए। पहले क्या था कि गली का, मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को डांटने की, इवन एक दो थप्पड़ मारने की, उसको सही रास्ते पर ले जाने की हिम्मत रखता था। और कमाल की बात यह है कि अगर उस व्यक्ति ने किसी बच्चे को थप्पड़ मार भी दिया, डांट भी दिया, तो वो बच्चा कभी भी रो के आके अपने घर को नहीं बताता था। और अगर गलती से घर बता भी दिया तो उसको और उसकी अच्छे से सर्विस होती थी घर पे। वो एक माता पिता ये मानकर चलते थे कि अगर उस फला व्यक्ति ने इसको थप्पड़ मारा है तो इसने कोई ना कोई गलती की होगी, हमारे बच्चे ने गलती की होगी तब उसने मारा है। लेकिन आज अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो माता पिता दोनों बंदूक निकालकर बाहर चले जाते हैं। उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं आपके साथ। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे सामाजिक भूमिका है तो उस व्यक्ति की जो सामाजिक भूमिका थी, अगर उनको हम नहीं समझ पाते हैं, जनरली आज ऐसा हो रहा है, तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी वालों का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्कोप आने वाले समय में आप लोगों का, क्योंकि विकृति बढ़ती चली जाएगी। ये नरमे के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही है ना, ये विकृति बढ़ती जाएगी। ओके, इसके कारण से भी अगर हम सामाजिक भूमिका हमारी नहीं निभाते हैं और दूसरे की सामाजिक भूमिका क्या है, क्या उसका रोल है सोसाइटी में, वो अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो वो क्या करता है, उन जिनको ना समझ लोगों को उनके अंदर मनोविकलता के विकास होने की पूरी संभावना होती है, और वो संभावना और भी बढ़ जाती है। फिर आता है स्ट्रेस, द साइलेंट किलर, लोगों को उस गर्त में ले जा रहा है। और बड़े मजे की बात यह है कि हम इंसान उस स्ट्रेस को, उस अनदेखे शत्रु को, इनविजिबल एनिमी को पहचान नहीं पा रहे। इस स्ट्रेस ने हमारी जो आंतरिक संरचना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और कर भी रहा है। तो जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ने की पूरी संभावना होती है। और कौन है आज जो स्ट्रेस में नहीं है? स्ट्रेस जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इससे पार भी पाया जा सकता है। सारे व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक नहीं है, लेकिन सब में स्ट्रेस है। फिर वो कैसे है? वो उसको स्ट्रेस को अपने ही तरीके से मैनेज करते हैं। आपको स्वयं को भी उसको मैनेज करना है। जो व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रेस में रहता है, और जब स्ट्रेस में वो रहता है तो वो स्ट्रेस धीरे धीरे मानसिक विकारों में परिवर्तित हो जाती है। स्ट्रेस ही उत्पन्न क्यों होता है? जब हम जिंदगी के फैसले लेने में दुविधा का अनुभव करते हैं, जब जीवन की जो घटनाएं हैं हमारे ऊपर भारी होने लगती है, हम जब जीवन की चुनौतियों से निपटना भूल जाते हैं, या हम जीवन की समस्याओं से हारना सीख जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और परिणाम ये होता है कि हम मनोविज्ञान विकार की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। बायोकेमिकल फैक्टर्स,
जैव रसायन कारक। अब बताए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो समस्याएं हैं वो आपकी उंगली में या अंगूठे में या पैर में, घुटने में, एडी में या पेट में नहीं होती है। वो समस्या उत्पन्न कहां से होती है? यहाँ से होती है। तो जो यहाँ का केमिकल स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, उसमें किसी प्रकार की विसंगति होने से हमें अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उस बायोकेमिकल फैक्टर्स के इलाज के लिए व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट द्वारा दवाइयां दी जाती है, ताकि जो इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन आपके मस्तिष्क में उन केमिकल्स का, उन रसायन का हो गया है, उस असंतुलन को संतुलन में परिवर्तित किया जाता है। मस्तिष्क में एक एंजाइम पाई गई, वो एंजाइम क्या करती है? जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे डे टू डे के जीवन में काम आने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कन्वर्ट करके हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड्स में बना देती है। माने कि मतलब वो उन रसायन में परिवर्तित कर देती है कि जिन रसायन के कारण हमें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ये कमाल की बात है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर ब्रेन, ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म मिसाइल में लगाया जाता है। जो मिसाइल्स आपने सुना होगा ना, मिसाइल फायर करते हैं, क्या होता है? तो मिसाइल को छोड़ा जाता है तो अपने टारगेट पर पहुंचती है, लेकिन कई बार अगर वो टारगेट मिस कर जाती है और टारगेट के साइड से भी वो निकलती है ना, तो भी वो अपने आप को, स्वयं को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है कि कुछ ना कुछ तो टारगेट को नुकसान होगा। और वो भी नहीं होता है, अगर टारगेट को मिस कर गई तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी तो जहां गिरेगी, हो सकता है फ्रेंडली कोई कंट्री हो, वहां जाके गिरे। इससे मुझे एक सिस्टम लगाया जाता है कि अगर मिसाइल टारगेट को मिस कर जाती है तो अपने आप को हवा में भी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, उड़ा देती है। इसी प्रकार से आपके ब्रेन में भी एक एंजाइम होती है, वो ब्रेन को उड़ा नहीं देती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण से व्यक्ति को हेलुसिनेशंस उत्पन्न होने लगते हैं, और वो एक स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर डोपामाइन, एक मैंने एग्जांपल दिया इसमें, उसकी मात्रा मस्तिष्क में ज्यादा हो जाती है न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर की, तो भी व्यक्ति ऐसे लक्षण दिखाने लगता है कि जैसे उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। दूसरे अर्थों में वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लक्षण वो दिखाने लगता है। अब जो बायोकेमिकल्स थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, उनमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक्साइटेटरी फंक्शंस एंड इनहिबिटरी फंक्शंस। एक्साइटेटरी का मतलब है कि जो न्यूरोकेमिकल्स, कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये ब्रेन का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। पाउलो ने 1941 में एक सजेस्ट किया था कि जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से वाले? एक्साइटेबल। दोनों में संतुलन होना चाहिए ना, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, दोनों में अगर संतुलन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है। लेकिन पाउलो ने 1941 में बता दिया था कि जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक है उनके मस्तिष्क में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है। अब बात आती है अंडर इंटेंस स्टिमुलेशन, जो एक्साइट होने वाला सिस्टम हमारा है और जो रिएक्टिविटी सिस्टम है, वो दोनों को बस्ट होने से रोकने के लिए एक सिस्टम हमारे अंदर होता है, ट्रांसमार्जिनल सिस्टम, प्रोटेक्टिव इनहिबिशन, वो होने लगता है। इसको आप दूसरी भाषा में यूं समझ, बिजली का जो फ्यूज लगा होता है, आजकल फ्यूज की जगह वो सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं कि अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूज कहते उड़ जाता है, या सर्किट ब्रेकर जो है उस सर्किट को तोड़ देता है, वो सीधी नीचे गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाएगी और फर्दर नुकसान होने से बच जाएगी। तो इसी प्रकार से ट्रांसमार्जिनल एक सिस्टम होता है हमारे यहाँ, सर्किट ब्रेकर होता है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है या कोई न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनको एक्टिवेशन से रोकने के लिए भी हमारे मस्तिष्क में एक सिस्टम होता है। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर वो सिस्टम, वो सर्किट ब्रेकर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से
वो ज्यादा एक्साइट होने लगते हैं और सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स वो दिखाने लगते हैं। एक्साइट कौन होता है? व्यक्ति नहीं होता है, उसके न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं। जब न्यूरॉन्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो एक्साइट हो जाते हैं तो क्या होता है? वो अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। ये सभी के साथ है, चाहे प्रकृति में देख लीजिए, चाहे हमारे अंदर आप देख लीजिए, कोई भी पौधा, कोई भी चीज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो अपने सामान्य व्यवहार से परे हो जाता है। इफ द स्टिमुलेशन रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर जो उद्दीपक है वो बहुत लंबे समय तक रहता है तो जो हमारा अंदर, जो मैंने आपको बताया है, जो सर्किट ब्रेकर सिस्टम है, उसको वो डिस्टर्ब कर देता है और व्यक्ति सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स दिखाने लगता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, शारीरिक, मस्तिष्क के और शरीर के कुछ कारक होते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी घातक अवस्था होती है जो व्यक्ति के किसी भी पार्ट को इन्फ्लुएंस किया बगैर नहीं छोड़ती है। और हमारे स्ट्रेस को ये पता है कि व्यक्ति का मुख्यालय ये है और सबसे पहला असर वो यही पड़ता है। जब स्ट्रेस व्यक्ति को होती है और लंबे समय तक स्ट्रेस होती है तो दैट स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस द ब्रेन। अब वो कैसे करती है? पहला दिखाते हैं, अराउजल एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। दो चीजें हैं, व्यक्ति उत्तेजित, एक्टिवेट हो जाता है और अव्यवस्थित हो जाता है। उसमें क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो आपका एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आप जानते हो ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं, ये एक तरह से इसका एक सिस्टम तय होता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर खून का पूरा जाल मस्तिष्क में और पूरे शरीर में बिछा हुआ होता है। तभी तो आप आपके पैर में कहीं खुजली हो जाए या खुजली कैसे भी हो जाए, आपको तुरंत पता चलने लगता है कि यहाँ मच्छर बैठा है या बैठा है, क्योंकि वहां का जो नर्वस सिस्टम है वो आपको नर्व से वो सारी सूचनाएं भेजती रहती है। उसमें एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अपने आप चलने वाला सिस्टम। इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो एएनएस है ये तय करता है कि कोई जब उद्दीपक हमें मिलता है, कोई चीज हमें दिखाई देती है या कोई हमें सुनाई देती है, कोई उद्दीपक की मैं बात कर रहा हूं, तो हम उसके प्रति कितनी प्रतिक्रिया करेंगे, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तय करता है। और जो स्ट्रेस है वो सबसे पहले अपना प्रहार उस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर ही करता है। मान लीजिए कुत्ता जो है दांत निकाले हुए आपकी तरफ भौंक रहा है, आ रहा है आपकी तरफ, क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट, या तो करो या भागो, ऐसी स्थिति होती है। उस फिर मान लीजिए वो कुत्ता, उसके मालिक ने पकड़ के बांध दिया तो आप चैन की सांस लेते हैं। वो चैन की जो सांस है वो उस समय आपका जो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, उससे या तो करो या उसको मारो। अब वो खतरा टल गया है, उसके बाद आप आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। इसका मतलब अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब आप एक्साइटेशन स्टेट में नहीं है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अगर आप व्यक्ति सामान्य है। तो अगर सिजोफ्रेनिक है तो व्यक्ति बहुत जल्दी उससे रिलीफ नहीं ले पाता। जो लंबी सांस हम लेते हैं वो लंबी सांस नहीं ले पाता। इसका मतलब ये है कि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता और वो उसी हाई लेवल के स्ट्रेस में उस समय भी रहता है जब उद्दीपक वहां से नहीं होता है। और वो हाई लेवल का स्ट्रेस है, उसको बड़े लंबे समय तक अनुभव हो रहता है और वही कारण बनता है स्किज़ोफ्रेनिया। क्योंकि एक चीज कुछ समय के लिए होने के लिए बनी है और वो लगातार उसी स्टेट में बनी रहे तो क्या होता है, उसका अंदर का सिस्टम सारा का सारा गड़बड़ा जाता है और फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो व्यक्ति विकार के आगोश में चला जाता है। अदर फैक्टर्स, 5 में जो कारक है जो मैंने अभी तक डिस्कस किए, इनको छोड़कर कुछ और फैक्टर्स ये देख लीजिए। एक्सपोजर ऑफ वायरस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय उस बच्चे को अगर कोई वायरस, किसी प्रकार का वायरस अटैक कर दे, अपनी ग्रिप में ले ले, तो जन्म के बाद उस बच्चे में भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की पूरी संभावना हो जाती है। एडोलसेंस के दौरान अगर कोई व्यक्ति, ये जो एलएसडी की बात है, लिसर्जिक एसिड या मैरिजुआना जिसको बोलते हैं, या भांग या हशीश या अफीम, चिट्टा, इस टाइप की चीजें किशोरावस्था में भी व्यक्ति अगर इन चीजों को लेना शुरू कर देता है तो आगे चलकर
वो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है और होता भी है। बहुत बार ये पाया गया है। बड़े कमाल की बात यह है कि गरीबी भी कई बार स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बनती है। और एक मजेदार बात और आपको बता रहा हूं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक कारण है कि गांव के बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस कम पाए जाते हैं शहरों की बजाय। कि हरियाणा में तो गांव रहे नहीं, हरियाणा तो गांव में शहरों जैसे हो गए। हरियाणा के गांव में, हरियाणा के शहरों में एक ही तो अंतर है, गांव में बस सिविल लाइन नहीं है, बाकी सारी फैसिलिटी वही है। तो ये भी पाया गया कि जो अर्बन चिल्ड्रन है, दे आर मोर प्रोन टू स्किज़ोफ्रेनिक अटैक्स। या भी कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क में किसी कारणवश जो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट से ज्यादा वो यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएंगे, तो भी व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। अब हम इसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं, व्यक्ति पर इसका क्या क्या असर पड़ता है, उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है व्यक्ति के न्यूरल मैकेनिज्म। उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति की जो ब्रेन वॉल्यूम है, ब्रेन का आयतन है, वो कम हो जाता है, घट जाता है। खोपड़ी सिकुड़ के छोटी सी नहीं हो जाएगी, अंदर ब्रेन, खोपड़ी तो हड्डी है, इसके अंदर जो ब्रेन है उसकी वॉल्यूम, आयतन कम हो जाता है। दूसरा, बायोकेमिकल्स के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो न्यूरल एक्टिविटी होती है वो विकृत हो जाती है, और जो सिनेप्टिक कनेक्शंस है, जो कोई भी चीज को याद करने के लिए जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, वो कुछ सिनेप्सिस या सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं, उन सिनेप्टिक कनेक्शन की डेंसिटी भी कम होने लगती है। रिसर्च ये बताती है कि कोई भी जब नई चीज हम सीखते हैं तो हमारा ब्रेन नए नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाता है, न्यूरॉन्स के बीच में आपस में कनेक्शन बनाता है। पहले ऐसे कनेक्शन था, मान लीजिए बाद में सीखा तो हमने ऐसे कनेक्शन हो, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ज्यादा चीज हम सीखते जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होता है उसके कनेक्शंस कम होते चले जाते हैं, ये डेंसिटी कम होते चले जाते हैं, और ब्रेन सेल जो मस्तिष्क की हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें सोजन आ जाता है, इन्फ्लेशन। अब अंतिम बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया को मैनेज कैसे किया। सबसे पहली बात यह है कि पहला उद्देश्य व्यक्ति का यह होता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है उसको किस प्रकार से उसका इलाज किया जाए, और उससे संबंधित जो दुर्घटनाएं होती है, जो मृत्यु होती है, जो मौतें होती है, उनको कम किया जाए। ये एक मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को लेकर ही ट्रीटमेंट दी जाती है। पहला है साइकोसोशल सपोर्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सपोर्ट उस व्यक्ति को देनी जरूरी है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है कि होता उल्टा है। जो व्यक्ति साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होता है, लोग उसको पास नहीं फटकने देते, उसको दूर भगा देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कई बार आपने कई व्यक्ति ऐसे फटे हुए कपड़े पहन रखे, बाल बिखरे हुए ऐसे ही हो, और को कुछ बोलते रहते, कुछ खड़े रहते ऐसे ही। दैट इज लैक ऑफ साइकोसोशल सपोर्ट, उसका परिणाम ये होता है। हमें अगर ये दे दे तो स्किज़ोफ्रेनिया को हम मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड आफ्टर केयर ट्रीटमेंट, समुदाय, लेकिन वो समुदाय क्या मदद करेगा जो खुद कम्युनिटी की सपोर्ट और ट्रीटमेंट। और जब स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति को जब वापिस अपने उस समाज में, उस समुदाय में लौटना चाहता है तो वो लोग उसको सहज स्वीकार नहीं करते हैं। बड़ी विडंबना है कि किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है, कैंसर ठीक होकर जब वो आता है तो सब लोग उससे मिलने आते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक विकार से ठीक होकर जब कोई आता है तो कोई ना तो उससे मिलने आता है, बजाय उससे अपना कन्नी काट लेते हैं, उस घर से अपना दूर दूर दूरियां बना लेते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, उस कम्युनिटी को, समाज को, समुदाय को उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसी से ठीक होता है व्यक्ति, उसी से मैनेज किया जा सकता है। फैमिली थेरेपी, अपने अपने कमरों में, अपने अपने फोन में, अपने अपने लैपटॉप में बिजी हम सब। फैमिली का तो एक फैमिली रह गई है। शुक्रगुजार है हरियाणा के गांव का, जिसमें आज भी परिवार परिवार की तरह रहते हैं। शहरों में तो लोग परिवारों का सिस्टम काफी कुछ, न्यूक्लियर फैमिलीज अपने अपने घरों में अपने अपने ईगो तक सीमित कर रह गए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको, किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार की पहली कड़ी, पहली सीढ़ी होती है फैमिली थेरेपी। अगर परिवार मिलकर चाहे तो उस व्यक्ति को उस कष्ट से उबार सकता है।
योगा एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। योग को तो लोगों ने आज एक आसन के रूप में देख करके मान लिया कि योग यही है। ये एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है जिसके माध्यम से आप किसी भी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। रिलेशन टेक्निक है इन एसोसिएशन विद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब ये सारी चीजें अगर हम व्यक्ति को देते हैं और साथ में उसको मेडिसिन भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो दी जाती है, तो स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है और उसको मैनेज किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर माय रेफरेंसेस, आप उसको देखें, पढ़ें और जानें। और हियर वी एंड्स सेमेस्टर 5th और टॉपिक्स। हम अगले सेमेस्टर का जो पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, वो हम जब आप अगले सेमेस्टर में आएंगे तब करेंगे। अब अगर किसी विद्यार्थी को अभी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। ओके, आई सपोज जो मैं कहना चाह रहा था आपको समझ में आया है। तो चलिए फिर, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए